नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होते हैं खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें और तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी और सभी श्रोताओं को नमस्कार। और मोना जी, सबसे पहले आपको फिक्की इंडिया एनुअल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से आपको सम्मानित किया गया है। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। वाकई में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खेल पत्रकार का पुरस्कार मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आप बताएं कि किस वजह से ये पुरस्कार दिया जाता है, क्या उसमें देखा जाता है? आपका काम देखा जाता है और खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए आपके प्रयास कितने सकारात्मक रहे हैं। सबसे पहला जो मानदंड है इस पुरस्कार के लिए वो यही है। जी, तो आपको दोबारा से बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले नजर डालते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आज बैंकॉक में अगले महीने होने वाले 3 टूर्नामेंट्स के लिए 8 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की। खेल मंत्रालय ने अगले वर्ष खेलो इंडिया में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। इंडियन सुपर लीग प्रतियोगिता में अब से कुछ देर बाद गोवा में टीके मोहन बागान का मुकाबला बेंगलुरु एफसी से होगा। और आईएसएल में कल मुंबई सिटी एफसी ने हैदराबाद एफसी को 2-0 से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। सबसे पहले नजर डालते हैं बैडमिंटन की खबरों पर। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आज बैंकॉक में जनवरी में होने वाले 3 टूर्नामेंट्स के लिए 8 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की है। आइए सुनते हैं इस पर हमारी सहयोगी अलका सिंह की ये रिपोर्ट। दिग्गज खिलाड़ी साइना नेहवाल और पीवी सिंधु करीब 10 महीने बाद कोर्ट पर उतरेंगी। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI ने आज बैंकॉक में जनवरी में होने वाले 3 टूर्नामेंट्स के लिए 8 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया। टीम में साइना और सिंधु के अलावा बी साई प्रणीत, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, अश्विन पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी शामिल किए गए। टीम 12 से 17 जनवरी के बीच खेले जाने वाले थाईलैंड ओपन से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इसके बाद 19 से 24 जनवरी के बीच थाईलैंड ओपन में भारतीय टीम हिस्सा लेगी। 27 से 31 जनवरी के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन BWF के वर्ल्ड टूर फाइनल्स में भी टीम हिस्सा लेगी। इस टूर्नामेंट को स्थगित किया गया था, जो कि अब जनवरी में होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत के ये स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किस तरह इन प्रतियोगिताओं में एक लंबे समय के बाद अपना दमखम दिखा पाते हैं। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। और मोना, जैसा कि BAI के महासचिव अजय सिंघानिया ने एक बयान में कहा कि हम इस बात से बहुत खुश हैं कि बैडमिंटन वापस कोर्ट पर लौट रहा है। इससे हमें उम्मीद है कि हम निकट भविष्य में धीरे धीरे वापसी कर सकते हैं। और जो अधिकतर खिलाड़ी हैं उन्होंने बीते 7-8 महीनों में कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेला है। वो हालांकि सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं के साथ ट्रेनिंग जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल, सबसे विलंब से जो शुरू हो रहा है खेल वो शायद बैडमिंटन ही है। कोई भी टूर्नामेंट हो नहीं पाए। सारा जो अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल था वो उथल पुथल हो गया कोरोना महामारी के कारण। राष्ट्रीय शिविर भी कई बार स्थगित होता चला गया। तो प्रैक्टिस की सख्त जरूरत थी खिलाड़ियों को। टोक्यो ओलंपिक भी अगले साल होने हैं और अब ये बिल्कुल समय का तकाजा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंटों की बहाली हो जाए, क्योंकि रैंकिंग भी जैसे कि आप जानते हैं फ्रीज पड़ी हुई है जब से कोरोना पैंडेमिक आया है। तो अब जो टोक्यो ओलंपिक का निर्धारण होगा, कोटा स्थानों का चयन होगा, वो उसके लिए रैंकिंग काफी मायने रखेगी। तो अब इस दिशा में ये अच्छा कदम है कि धीरे धीरे वाकई बहाली जरूरी है। और टीम में सिर्फ श्रीकांत ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अक्टूबर में डेनमार्क ओपन में हिस्सा लिया था, जहां पे श्रीकांत को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन हम ये कह सकते हैं इज द ओनली प्लेयर जो भी मोमेंटम में है। मोमेंटम में है या नहीं ये टूर्नामेंट शुरू होगा तब पता चलेगा, क्योंकि जितना आपको शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी कोरोना महामारी के बीच में खिलाड़ियों पर उसका काफी असर पड़ा है। तो जब वो लौटते हैं किस तरीके का उनका प्रदर्शन होता है, ये पहले टूर्नामेंट से ही तस्वीर साफ हो पाएगी। जी बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी कि क्या कुछ कर पाते हैं भारतीय खिलाड़ी अब जो जनवरी में ये प्रतियोगिताएं होने वाली हैं।
बढ़ते अगली खबर की ओर। खेल मंत्रालय ने अगले वर्ष खेलो इंडिया में 4 स्वदेशी खेलों को भी शामिल करने की मंजूरी दी है। हरियाणा में होने वाले इन खेलों में गटका, कलरी, पट्टू, तांगटा और मलखंब की स्पर्धाएं भी होंगी। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि देश में स्वदेशी खेलों की समृद्ध विरासत है और खेल मंत्रालय इन खेलों के संरक्षण, प्रोत्साहन और लोकप्रियता को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि इन खेलों के खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया से बेहतर कोई मंच नहीं है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया प्रतियोगिता बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और देश भर में इन खेलों का प्रसारण किया जाता है। श्री रिजिजू ने कहा कि योगासन के साथ इन 4 स्पर्धाओं से खेलो इंडिया और अधिक खिलाड़ियों की आकर्षण का केंद्र बनेंगे। जैसे अगर हम मोना बात करें, सबसे पहले अगर हम कलरी पट्टू की बात करें तो जो केरल का खेल है और दुनिया भर में ये खेला जाता है। जी, ये जो चारों ही खेल है जी, मुझे याद है जब फिट इंडिया आंदोलन शुरू हुआ था, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका इनॉग्रेशन हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, और वहां पर जो प्रस्तुतियां हुई थी उसमें कलियारपट्टू, गटका, मलखंब, थांगटा सब कुछ था। और तब प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि इन खेलों को भी हिस्सा इसका बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे खेल हमारे अपने स्वदेशी खेल हैं और अगर अभी इनको प्रोत्साहन नहीं मिला तो धीरे धीरे अगली पीढ़ी इसको तभी अपनाएगी जब इनके लिए इसमें उनको करियर नजर आएगा। तो अभी इनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। और आपने जो केरल के खेल की बात की, इसको विद्युत जामवाल ने हालांकि काफी लोकप्रिय कर दिया है और काफी भारत को इस वजह से विदेश में काफी प्रसिद्धि मिली है। इसको मार्शल आर्ट का ही एक ये हमारा स्वदेशी संस्करण है और काफी कठिन है। इसके लिए काफी, जिसको कहते हैं, साधना की जरूरत होती है। तो काफी रोचक होगा खेलो इंडिया में नए जो खिलाड़ी आते हैं वो किस तरीके से इसको खेलते हैं। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इन खेलों का जिक्र किया था और उन्होंने ये बात बहुत साफ है कि अगर हम देखें तो अगर हम अपने देश की जो स्वदेशी स्पर्धाएं हैं अगर इस पर हम फोकस करेंगे तो बिल्कुल सही मोना जी आपने कहा कि जो आने वाली जनरेशन है उसको हम जिन चीजों को भूलते जा रहे हैं उस पर हम वापस आएंगे। हाँ, आप चाहे किसी भी खेल की बात कीजिए, इन चारों में से मलखंब की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में सबको पता है मलखंब क्या होता है। वो एक के ऊपर एक खड़े होते हैं और पूरा काफी साहसिक खेल है और ग्रामीण खेल है। लेकिन जो मलखंब खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं अभावों से जूझते रहते हैं और आगे उसको उतना मंच नहीं मिल पाता। और ये बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके से उनको पहचान देना बहुत ही अच्छा ये प्रयास है योगासन के बाद। अब इन खेलों को, गटका की हम बात करें तो वो आपने देखा होगा सिखों की जो प्रभात फेरी वगैरह निकलती, जो निहंग जो युद्ध शैली होती है उनकी, उसमें जो पारंगत होते हैं सिख, वो इस तरीके से गटका प्रदर्शन करते हुए चलते हैं आगे। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन खेलों को मान्यता मिलेगी। ये इन खेलों के लिए ही नहीं, खिलाड़ियों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर हम तांगटा की बात करें तो मणिपुर का मार्शल आर्ट है जिसे हम ये कहें कि धीरे धीरे लोगों ने इसको कहीं न कहीं भुला दिया था, लेकिन दोबारा से जब इसको खेलो इंडिया में शामिल किया जाएगा तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सभी खेलों को उनके लिए फंड्स मिलेगा, उन्हें मान्यता मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा युवा जो हैं उनकी ओर आकर्षित होंगे। बिल्कुल होंगे। जो हम कराटे, कुंगफू की बात करते हैं, जो हम विदेशों से आए हैं, हमारे पास तो बरसों से, सदियों से इस तरीके के खेल हैं जो मार्शल आर्ट को पूरी बराबरी की टक्कर दे सकते हैं। तो अब ये जो इनको प्रोत्साहन देने का प्रयास शुरू किया गया है खेलो इंडिया के माध्यम से, और खेलो इंडिया बहुत बड़ा मंच है स्कूली स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर भी, तो एक पूरी पौध इससे तैयार हो सकती है इन खेलों के लिए। बिल्कुल, और अगर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से खेलो इंडिया की ये जो मुहिम सरकार के द्वारा शुरू की गई है, बहुत सारे खिलाड़ी, जैसे हम ये कह सकते हैं कि दूर दराज के गांवों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में जिस तरह से विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, या जिनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, खेलो इंडिया से आने के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि किसी को ये चिंता नहीं करनी कि वो रूरल एरिया में रहता है, वहां सुविधाओं का अभाव है, तो वहां से भी लोगों का जो चयन किया जा रहा है, इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का चयन करने के बाद उन्हें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए जो स्टेडियम और जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और रोजगारोन्मुखी भी है, क्योंकि अभी आप खेल रहे हैं, उसके बाद आप उसमें भविष्य में एक
करियर भी आप तलाश सकते हैं। तो ये नहीं है कि आप अगर खेल आपका शौक है तो आपको अपने पेट की चिंता भी करनी है, बाद में आपको नौकरी की भी संभावना इसमें मिलेंगी। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि खेलो इंडिया में इन स्वदेशी खेलों के शामिल होने से कहीं न कहीं लोगों को जो हमारे पुराने खेल हैं, जो भारत की प्राचीन परंपरा रही है, उसे आगे बढ़ाने में जरूर मदद मिलेगी। और अब बात करते हैं आईएसएल फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग प्रतियोगिता में अब से कुछ देर बाद गोवा में एटीके मोहन बागान का मुकाबला बेंगलुरु एफसी से होगा। दूसरे स्थान पर काबिज मोहन बागान ने 6 मैचों में 4 में जीत हासिल की है। एक में उसे हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा है और उसके 13 अंक हैं। वहीं दूसरी ओर तीसरे स्थान पर काबिज बेंगलुरु ने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है। उसने कुल 6 मैचों में 3 मैच जीते हैं, जबकि 3 मैच ड्रॉ रहे हैं और इसके 12 अंक हैं। तो मुना जी, आज ये 2 बड़ी टीमें खेलने जा रही हैं गोवा में, तो क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, 2 बहुत बड़ी टीमें हैं और एटीके मोहन बागान ने तो सत्र का जिस तरीके से धमाकेदार आगाज किया था, काफी उम्मीदें हैं। और रॉय कृष्णा बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहे थे, बीच में थोड़ा सा उनकी लय टूटी और उसका खामियाजा रहा कि एक मैच उसने ड्रॉ खेला और एक मैच में पराजय का सामना करना पड़ा और दूसरे स्थान पर खिसक गई टीम। लेकिन अभी यहां पर उसके पास पूरा मौका है, अगर वो ये मैच जीत लेती है तो मुंबई एफसी को पछाड़कर थोड़ा आगे बढ़ने का उसके पास पूरा मौका होगा और मुझे पूरा यकीन है कि खिलाड़ियों की नजर उसी पर होगी। बिल्कुल। और अब कहीं न कहीं जो है, जो अंक हैं वो अगर जीतती है तो उसको जरूर मिलेंगे और जो शीर्ष पर काबिज होने की जरूर कोशिश करेगी। और इससे पहले बात करते हैं, कल मुंबई सिटी एफसी ने हैदराबाद एफसी को 2-0 से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। मौजूदा सत्र में यह हैदराबाद की पहली हार है, जबकि मुंबई की ये 5वीं जीत है। मुंबई के 7 मैचों में से अब कुल 16 अंक हो गए हैं और अब उसने 13 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर काबिज एटीके मोहन बागान से 3 अंकों की बढ़त बना ली है। हैदराबाद के 6 मैचों में 9 अंक हैं और वो 11 टीमों की तालिका में 6ठे स्थान पर है। तो अगर हम देखें तो मुंबई सिटी ने कल जिस तरह से हैदराबाद एफसी को 2-0 से हराया है, वो काफी एक तरफा मैच एक तरह से लग रहा है। पूरी तरह से एक तरफा मैच था और मुंबई ने पूरे सत्र में अभी तक जितने भी मैच हुए हैं, शुरुआत भले थोड़ी धीमी रही लेकिन बहुत जल्दी लय में वापसी करते हुए शीर्ष स्थान पर काबिज है। और एक ही मैच ऐसा रहा है जिसमें उससे ड्रॉ खेलना पड़ा, पराजय का सामना करना पड़ा और अब एटीके मोहन बागान को कोई टक्कर कड़ी दे रहा है तो वो मुंबई एफसी ही है। और मुझे लगता है जो फाइनल में जंग होगी खिताब के लिए, वो इन्हीं दोनों तीनों टीमों के बीच ही कोई चैंपियन निकल कर आएगा। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ACB अब अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए यहां विश्व स्तर का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने को मंजूरी दे दी गई है। आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी अतर सईद की ये रिपोर्ट। इसके लिए उसने देश में पहला इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने राजधानी काबुल में 12,000 स्क्वायर मीटर जमीन को मंजूरी भी दे दी है। अफगानिस्तान ने शुरुआती दिनों में UAE के शारजाह को होम ग्राउंड बनाया था। इसके बाद ACB ने भारत के देहरादून को होम ग्राउंड के तौर पर अपनाया। अफगानिस्तान बोर्ड ने 2019 में होम ग्राउंड को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया। स्टेडियम की क्षमता 35,000 दर्शकों की रहेगी। परिवार के लिए बैठने की व्यवस्था अलग से रहेगी। ACB चेयरमैन फरहान यूसुफजई ने कहा, काबुल में स्टेडियम की मंजूरी से खुशी मिली है। अब अफगानिस्तान में ऐसी जगह स्टेडियम मिलने वाली है जहां फैंस अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को खेलते देख सकेंगे। उम्मीद है कि अफगानिस्तान के इस नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से ग्लोबल क्रिकेट में अफगानिस्तान को एक नई पहचान मिलेगी। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। जी हां, अफगानिस्तान को ग्लोबल जो क्रिकेट है उसमें एक नई पहचान मिलने जा रही है और एक हमारी फ्रेंडली कंट्री है अफगानिस्तान। और भारत की अगर हम ये कहें कि अफगानिस्तान में क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मना बिल्कुल, मतलब संगीनों के साए में, युद्ध की विभीषिका में और बम के धमाकों के बीच जो एक पूरी नस्ल पली और बड़ी, उसने क्रिकेट का इस तरीके से जुनून पाया जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर क्रिकेटर, आपको पता ही होगा इनकी कहानी, शरणार्थी शिविरों में इन्होंने क्रिकेट का ककहरा सीखा और इस मुकाम तक पहुंचे। राशिद खान को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की 5
सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में अगर उनकी गिनती की जाए तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दौलत जिद्रान, मोहम्मद नबी, इतने अच्छे अच्छे क्रिकेटर जो आईपीएल में तो खेलते ही हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस मुकाम तक उनके पहुंचने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि पहले इनका होम ग्राउंड देहरादून था, बाद में लखनऊ में जो इकाना स्टेडियम बना है वहां पर ये लोग खेलते आए। और बीसीसीआई ने आर्थिक रूप से भी काफी मदद की अफगानिस्तान की बोर्ड की खिलाड़ियों की, और उनके खिलाड़ियों की प्रतिभा, जुझारूपन और जीवट का ही ये परिणाम है कि आज काबुल, जो हम काबुल को जानते हैं कि तालिबान ने जिस तरीके से वहां पे बर्बाद किया, युद्ध चलता रहा और पूरा जब भी उसके बारे में खबर सुनी है तो नकारात्मक ही सुनी है। लेकिन अब वहां खेलों की शुरुआत होने जा रही, क्रिकेट का स्टेडियम बनने जा रहा है। और अभी रिपोर्ट में जैसे बता रहे थे कि परिवार के बैठने की भी एक अलग व्यवस्था वहां की जाएगी, तो काफी रोचक होगा। इससे आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी कि वो खेलों में अपना एक करियर बनाए और आगे और ऊंचाइयों तक लेकर जाए अफगानिस्तान को। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि इस क्रिकेट स्टेडियम के बनने से अफगानिस्तान में कहीं न कहीं जो क्रिकेट लोकप्रिय हो रहा है और भी ज्यादा लोकप्रिय होगा और बहुत सारी स्पर्धाएं देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक को 26 दिसंबर से माउंट मॉन्गनू में शुरू होने वाले पहले टेस्ट से बाहर कर दिया गया है, जबकि दौरे की चयन समिति ने 17 खिलाड़ियों की टीम में घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले इमरान बट को शामिल किया है। कप्तान बाबर आजम की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नए कप्तान का चयन करना पड़ा है। पिछले हफ्ते क्वींसटाउन में ट्रेनिंग सत्रों के दौरान इमाम का बाएं अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया था, जबकि एक दिन बाद बाबर आजम के दाहिने हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया था। दोनों को अभी भी टीम के मेडिकल स्टाफ की निगरानी में रखा गया है। उनके नेट्स में लौटने में अभी समय लगेगा। 3 जनवरी को क्राइस्टचर्च में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में उनकी भागीदारी पर निर्णय अगले सप्ताह लिया जा सकता है। तो ये तो बात थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। और अब बात करते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 दिसंबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए कुछ नए खिलाड़ियों के नामों पर चर्चा होनी शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय टीम प्रबंधन पहले टेस्ट में मिली हार के बाद सलामी बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल, विकेटकीपर के तौर पर ऋषभ पंत और मध्यक्रम में केएल राहुल को मौका मिलना तय माना जा रहा है। पिछले मैच में ओपनर पृथ्वी शॉ और विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा की दोनों पारियों में निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए टीम में कुछ बदलाव पर विचार किया जा रहा है। मोना जी, क्या कुछ खबरें हैं? बिल्कुल, ये बदलाव लाजमी है, बल्कि ये तो पहले मैच में ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि गुलाबी गेंद से आप खेल रहे थे और अभ्यास मैच में जिसने शतक बनाया है उसी गेंद से खेलते हुए दिन रात में, तो आप उसको कैसे बाहर कर सकते हैं। और आपने रिद्धिमान साहा को, ठीक है साहा बतौर विकेट कीपर पंत से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आपको एक विकेटकीपर बल्लेबाज की जरूरत थी। दूसरा, पृथ्वी शॉ को बहुत ज्यादा मौके दिए जा चुके हैं, उनकी कमजोर तकनीक की कलई हर मैच में खुल जाती है। तो वहां पर भी शुभमन गिल फॉर्म में चल रहे हैं। आईपीएल के आखिरी मैचों में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था, अभ्यास मैच में भी वो बहुत अच्छा खेले हैं, 50 रन से ऊपर की पारी उन्होंने खेली है, आत्मविश्वास से ओतप्रोत है। तो उन्हें टेस्ट में मौका दिया जाना बहुत जरूरी है। और अभी विराट कोहली टीम में नहीं होंगे, पितृत्व अवकाश पे वो लौट आ रहे हैं। तो केएल राहुल एक अनुभव, आपको सभी को पता है कि आईपीएल में 500 से ज्यादा उन्होंने रन बनाए हैं, टेस्ट में भी वो उस प्रदर्शन को दोहराने के लिए लालायित हैं। तो मध्यक्रम में थोड़ा अनुभव और केएल राहुल वो स्थिरता प्रदान कर पाएंगे, तो मुझे लगता है ये सही फैसला होगा। जी हाँ, और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मोना, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।